बाद देश भर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही त्योहार आते हैं कुछ अराजक तत्व एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन ऐसे तत्वों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त चेतावनी दी है, तो पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि रंग में भंग डालने वालों पर एक्शन लिया जा सके। यानी त्योहार में खलल डालने वालों की खैर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। यानी मैसेज क्लियर है, अगर गड़बड़ हुई तो गड़बड़ी करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी और ये पहली वार्निंग नहीं है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसका असर संभल में दिख रहा है, जहां योगी फोर्स ने महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा प्लान महाशिवरात्रि तैयार किया है। इसके तहत सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। कांवड़ जुलूस में 2 ही डीजों की परमिशन होगी। कांवड़ मार्ग के साथ नॉनवेज दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, उसके लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। इस बार जो रिक्रूट है उन लोगों को भी लगाया जाएगा। 2 कंपनी की एसी है वो भी जनपद को प्राप्त हुई है और विभिन्न थानों की फोर्स लगा के ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में रहेगा, क्योंकि योगी का लाउड एंड क्लियर ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि अब यूपी की अर्थव्यवस्था केवल पारंपरिक कृषि आधारित नहीं रही, बल्कि इसमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स पार्क और रक्षा उत्पादन कॉरिडोर भी शामिल है। और यही वजह है कि बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपना एक्स प्रोफाइल चेंज किया, जिसमें योगी ब्रह्मोस के साथ खड़े दिख रहे हैं, जो साफ संकेत है कि यूपी में योगी का विजन क्लियर है। यहाँ अपराधी भी मरेंगे और यहाँ बनने वाले सुपरसोनिक मिसाइल से देश के दुश्मनों का भी खात्मा होगा। लखनऊ में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय रक्षा रोड मैप में भी नई पहचान दिखाई है। साथ ही इससे हाईटेक रोजगार, सप्लाई चेन नेटवर्क के विस्तार को मजबूती मिलेगी। वहीं ब्रह्मोस के निर्माण के साथ यूपी अब रक्षा क्षेत्र में उभरता हुआ वैश्विक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक और बजट के जरिए विकास, निवेश, सामाजिक योजनाओं का विस्तार, दूसरी ओर ब्रह्मोस और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, ये योगी का विजन स्टेटमेंट है, जो 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुंबई में लॉरेंस गैंग जिस तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहा है, उसको लेकर मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली सितारों को मिल रही धमकियों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी के बाद आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यानी कि अब लॉरेंस गैंग की हिमाकत का मुंबई में भी वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि योगी ने यूपी में दिया था। अब मुंबई में घुसे मारीच का भी देवा भाव की फोर्स वैसा ही हश्र करेगी जैसा बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वालों का हुआ था। मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। ऐसे मकसद के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें मुंबई में 90 से ज्यादा पुलिस थानों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए जो सीपी हैं देवेंद्र भारती, उन्होंने खासतौर पे कहा है। इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारियों से भी इस बात की जो है चर्चा की गई है कि कैसे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल लाया जाए। बैठक में लॉरेंस गैंग पर नकेल कसने और उसके नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पूरी तरह से तैयार की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग से एक सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। ये प्रक्रिया सामान्य नोटिस से अलग होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और मतदान होगा। पूरा फोकस ग्रिप पे होता है और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता पर प्रभावित हो सकती है। इसके बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। वहीं कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार का दोहरा मापदंड है। जहां राहुल गांधी पर अब बीजेपी ने नए सिरे से सियासी हमला शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पत्रकारों पर उनको नसीहत देते नजर आए, जब उनसे बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल की ओर से उनके खिलाफ संभावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया।
राहुल ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए पूछा, क्या यही कोड वर्ड आप लोगों को आज दिया गया है? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? What was the code word? Authenticate. Authenticate was yesterday. Today is what? Privilege motion today. राहुल गांधी ने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी, तो इस मुद्दे पर सरकार ने उनको घेर लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जमकर वार किया। लेकिन तो गलत बात है, अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे। राहुल गांधी की ये झल्लाहट बता रही है कि उनका किताब वाला मुद्दा कमजोर पड़ता रहा है। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही रोज हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों पर स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज के आरोप लगा दिए हैं। अब उन्होंने एक नया दावा पेश किया है। रिजिजू ने 4 फरवरी का स्पीकर का चैम्बर वाला वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी को धमकी दी थी। कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। और ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के सामने होने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रियंका गांधी रिजिजू के आरोपों पर कह रही है कि सांसद भड़के थे और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। 1-2 MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, और चुपचाप बैठी थी। रिजिजू के आरोपों को प्रियंका झूठ बता रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती थी और उन्होंने ही सलाह दी कि सदन न आए। पश्चिम बंगाल में सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है। हुमायूं कबीर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है और बिल्कुल दीदी की राह पर चलकर टीएमसी को मात देने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। जिस वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी ने इतिहास रचा था, हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर अब टीएमसी से वही वोट बैंक छीन लेना चाहते। और इस बात का सबूत ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब ममता बनर्जी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए यात्रा करती हैं, वहीं दूसरी तस्वीर हुमायूं कबीर की है, जिसने टीएमसी के वोट बैंक पर सेंध लगाने का दीदी फॉर्मूला चला दिया है, वैसे ही दीदी की तरफ पैदल मार्च करके। जबकि हुमायूं की यात्रा के लिए एक जीप तैयार की गई थी, लेकिन सियासत में सिर्फ जो दिखता है वही बिकता है। हुमायूं कभी पैदल, कभी कार पर, कभी बाइक पर यात्रा करते दिखे। आपको कहा गया है कि क़यामत तक, योगी आदित्यनाथ ने कहा क़यामत तक आप बाबरी नहीं बना सकते। नहीं, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह को भरोसा रखते हैं तो बाबरी मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इंडिया को कोई शक्ति नहीं है इनको रोके। वहीं इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी के नाम पर माहौल बनाया और फिर अब 265 किलोमीटर का सफर तय कर मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे सेंधमारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने विरोधियों को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसका फोकस महिला, किसान और युवाओं पर होगा। होली के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उतारने वाली है। ये कोई साधारण अभियान नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है, जिससे 403 विधानसभाओं के माहौल बनाने का लक्ष्य है। आइए समझते हैं बीजेपी का यह चक्रव्यूह प्लान है क्या। युवा मोर्चा छात्रों के जरिए पार्टी का प्रचार प्रसार। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बहुल इलाकों में स्नेह मिलन कार्यक्रम करेंगे। महिला मोर्चा हर ग्राम स्तर पर महिला चौपाल। किसान मोर्चा रात्रि चौपाल, छोटी किसान सभाएं। ओबीसी एससी मोर्चा ओबीसी पिछड़ा और दलित वर्ग के साथ गोष्ठियां। जिला मंडल अध्यक्षों द्वारा बूथ स्तर पर रैली और यात्राएं की जाएंगी। पार्टी का मकसद साफ है, 2017 और 2022 की तरह नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी जीत दर्ज करना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता का अधिकतम लाभ पहुंचाना, अंत्योदय का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का। विपक्षी दल जैसे सपा पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब चक्रव्यूह से जवाब देने वाली है। अब बात लाल किले ब्लास्ट में नए खुलासे की करेंगे। दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद का दिल्ली में हुए आतंकी हमले से सीधा कनेक्शन है। संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 37वीं रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद दिल्ली है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इस रिपोर्ट में जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर की एक नई और खतरनाक साजिश का भी जिक्र है।
रिपोर्ट में बताया गया कि अजहर ने जमात उल मोमिनात नाम से जैश की महिला विंग बनाने की घोषणा की। जैश अपना नेटवर्क फैलाने के लिए अब महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है। इसमें कहा गया कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट यूएनएससी की 1267वीं सैंक्शंस कमेटी को सौंपी गई है, जो आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों पर नजर रखती है। यूएनएससी की ये रिपोर्ट हिंदुस्तान के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि आतंकियों को शह देने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वालों पर पुलिस अब सख्त एक्शन ले रही है। बावजूद इसके शहर शहर धर्मांतरण की साजिश के खुलासे हो रहे हैं। अब लखनऊ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कमरुद्दीन नाम के मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने अपना नाम राहुल रखकर युवती से पहचान बढ़ाई और नौकरी का झांसा देते हुए उसे अपने जाल में फंसाया। माथे पर टीका लगाया, गले में पट्टा ओढ़ा और उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने लगा कि कमरुद्दीन ने उसे अपना नाम राहुल बताकर यहाँ पर नौकरी देने के बहाने उसे लेकर आया था और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया। अश्लील वीडियो बनाकर कमरुद्दीन युवती को ब्लैकमेल करता था। उसे होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। वायरल करने का, नेट पर ऐसा डालने का धमकी देते और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक बात बोलते हैं। खुलासा हुआ कि कमरुद्दीन उन हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई। लखनऊ का केजीएमयू कांड, फिर यूपी में मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण कांड और अब होटल में धर्मांतरण का खेल। सवाल है कि यूपी में कितने धर्मांतरण वाले छांगुर छिपे हुए हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चा में आए जिम मालिक दीपक को लेकर अब विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। अब हिंदू रक्षा दल ने मोहम्मद दीपक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित होकर कोटद्वार कूच करने की तैयारी करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं भनक लगते ही पुलिस ने हिंदू संगठनों को रोक दिया। इस दौरान हिंदू रक्षा दलों के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। फिर वही पुलिस के खिलाफ यहां नारेबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के मुखिया को हिरासत में ले लिया। तो वहीं हिंदू रक्षा दल ने मोहम्मद दीपक की गर्दन काटने वालों के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। जो उस क्या बोलते हैं इसका दीपक, मोहम्मद दीपक को की गर्दन काटने का काम करेगा, हिंदू रक्षा उसे 5,51,000 रुपए देगा। वहीं मोहम्मद दीपक पर शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में बांग्लादेश को लेकर जमकर बवाल मचा। यहां की MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में चल रहे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में जबरन घुसकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए हिंदुवादी नेताओं ने कैंपस में लगे बांग्लादेशी फूड स्टॉल में तोड़फोड़ मचाई और गुस्से में वहां बांग्लादेशी झंडे को भी जला दिया। नहीं चलेगी बांग्लादेश की नहीं चलेगी। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले भाजयुमो कार्यकर्ता इस बात से गुस्से में थे कि कॉलेज में बांग्लादेशी फूड और कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि वहां हिंदू लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उधर कॉलेज प्रशासन की तरफ से मामले में शिकायत दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कोडीन माफिया के खिलाफ कुर्की एक्शन जारी है। पहले वाराणसी में कार्रवाई हुई, अब कानपुर में कोडीन माफिया की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया। कानपुर में आलिशान घर कोडीन कप सिरप के आरोपी विनोद अग्रवाल का है, जिसे NDPC एक्ट की धारा 68F के तहत सीज किया गया है। योगी फोर्स ने कानपुर में विनोद अग्रवाल और उसके परिजनों की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 5.25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एक बैंक खाते को भी फ्रीज किया गया है। कोडीन कप सिरप तस्करी केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है और पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ के आधार पर काली कमाई के हर ठिकाने की कुर्की की जा रही है। अब तक विनोद अग्रवाल की 5.18 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, शुभम जायसवाल की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज, अमित सिंह की 60.35 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की है। शुभम सिंह की 1.85 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कप सिरप के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत दो। सोचिए जरा, किसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हों और आरोपी को पकड़ने के बाद केवल 7 घंटे में कोर्ट से जमानत मिल जाए, तो यहाँ अपराधी कौन होगा? सिस्टम,
प्रशासन या आरोपी जिसे पकड़ने का ढोंग रचा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन मामले में बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस भटपिटाने के बाद आखिरकार लैम्बोर्गिनी हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन केवल 7 घंटे के लिए, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद वहां पुलिस की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई और आरोपी को केवल 20,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। देखिए, ये सिस्टम का हाल है। यहाँ लैम्बोर्गिनी हादसे के बाद पहले तो एक गरीब ड्राइवर को इसका आरोपी बनाया गया। जब उसकी दलीलों की धज्जियां उड़ गई तो आरोपी को पकड़ने वाला ढोंग रचा गया, जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाउंसर आरोपी शिवम को ड्राइवर की सीट से निकालता दिख रहा है। लेकिन कोर्ट में न दलील चली न वीडियो, क्योंकि ऐसा सिस्टम केवल गरीब के लिए है, अमीर पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। दिल्ली के पीराकड़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार के अंदर मिली 3 लाशों की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को अब गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबा को लेकर जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले। पहला खुलासा, जहरीला लड्डू। तांत्रिक कमरुद्दीन ने लड्डू कांड का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें वो हाथ में हरे रंग की एक थैली लेकर नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इसमें जहरीले लड्डू थे, जिन्हें खिलाकर तीनों को मौत के घाट उतारा गया। ये वीडियो कमरुद्दीन के घर के पास लोनी इलाके का ही है। दूसरा खुलासा, पैसे डबल करने का झांसा। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि कमरुद्दीन ने 2 लाख को 3 करोड़ बनाने का लालच दिया और उन्हें जहर मिले लड्डू खिलाया, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर वो 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। और तीसरा खुलासा, 3 राज्यों में तार। दिल्ली से लेकर यूपी तक तांत्रिक का साम्राज्य फैला हुआ था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि कमरुद्दीन ने यूपी के फिरोजाबाद में भी 2 युवकों को जहरीला पदार्थ देकर आत्महत्या के लिए उकसाया, जिस मामले में वो जेल गया। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की हत्या की थी। अभी तक 6 हत्या की बात सामने आ चुकी है। पुलिस को कुछ कार्ड भी मिले हैं जिनमें लिखा है कि हर मर्ज का इलाज ग्रुप में भी है, लेकिन अब तांत्रिक का इलाज दिल्ली पुलिस कर रही है। जी न्यूज तांत्रिक के गाजियाबाद के लोनी स्थित आज उसके घर पहुंचा, जहां तांत्रिक ने अपना अड्डा बना रखा था और यहीं से वो लोगों को समस्या का हल करने के साथ साथ उन्हें धनवर्षा के झूठे सपने दिखाता था। बाबा कमला खां की ये वही मजार है जहां से तांत्रिक कमरुद्दीन अपनी तांत्रिक क्रियाओं के जरिए लोगों को बरगलाता था। मजार पर हर मर्ज की दवा की बात लिखी थी और यहीं से वो पूरा षड्यंत्र रचता था। मजार के पास बैठ के कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाओं को किया करता था और यहाँ पर लोगों को बुलाता था और इस तरीके के जादू टोना वो दिखाता था। तांत्रिक दिमाग पर ऐसा हावी होता था कि लोग उसकी बातों में आकर वैसा ही करने लगते और आरोपी अपने प्लान के हिसाब से उन्हें मौत के घाट उतार देता था और उसकी इस शातिराना करतूत की आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी। पता नहीं जी, तो इस घर में अंदर ही ले जा, अंदर ही करे, पीर वीर बना रखे, 6-7 फ्लोर थे इसके बड़े बड़े। कमरुद्दीन ने घर के बाहर परचून की दुकान खोल रखी थी और अंदर अपना तंत्र मंत्र वाला अड्डा बना रखा था। कमरुद्दीन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है और अभी बहुत खुलासे होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम साफ है, जहां भी अवैध निर्माण होगा उसका जमींदोज होना तय है। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर संभल तक अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर की ये दहाड़ संभल के उस इलाके में है जहां सालों से कब्जे का खेल चल रहा था, जिस पर बुलडोजर ने फुल स्टॉप लगा दिया है। देखिए कैसे बुलडोजर की चोट से अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। अब इस अवैध मदरसे का हाल देखिए, हर तरफ से बुलडोजर इस पर टूट पड़े हैं। सालों से खड़े इस अवैध मदरसे को बुलडोजर प्रहार कर मलबे में तब्दील कर रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए इस मदरसे को बुलडोजर ने चंद मिनटों में पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। अवैध निर्माण पर ऐसा बुलडोजर हिसाब लखनऊ में हुआ, जहां आवासीय कॉलोनियों में खुले अवैध कार वर्कशॉप को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर कार्रवाई बताती है कि यहां कब्जाधारियों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। सरकारी जमीन को अपनी बपौती समझने वालों को बुलडोजर से जवाब दिया जा रहा है। उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक के बाद अपने देश की पोल खोल रहे हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान की सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब उनका जो नया दावा है वो हो सकता है सीडीएफ आसिफ मुनीर को अच्छा ना लगे, क्योंकि संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने वो सच्चाई बताई है जो पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है और मुनीर का असली चेहरा बेनकाब होता दिख रहा है। एक दिन पहले भी ख्वाजा आसिफ ने माना था कि अमेरिका से उसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और 2001 के बाद अमेरिका में फिर से जुड़ना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब शहबाज शरीफ से लेकर मुल्ला मुनीर तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बटरिंग में लगे हैं।
पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस कदर घबराया हुआ है कि आतंक फैलाने की रणनीति उसने अब पूरी तरह बदल दी है। अब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आतंक के इस खेल की मोहरा बन रही हैं। 9 फरवरी 2026 लाहौर का ऐवान-ए-इकबाल, एक ऐसा मंच जहां सभी सपनों की बात होती थी, आज आतंकी महिला ब्रिगेड की शपथ हो रही है। सरकारी तामझाम वाले कॉम्प्लेक्स में जिहाद की खुली पाठशाला लगाई गई। कमान संभाली इफत सईद ने, LET महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी हाफिज सईद की नई कमांडर। इन सभा में लश्कर के कई सीनियर कमांडरों की पत्नियां मौजूद थीं। यानी आतंक की साजिश अब सिर्फ बंदूकधारी मर्दों तक सीमित नहीं। ये कोई सोशल गैदरिंग नहीं थी, ये एक कट्टरपंथी ब्रेन वॉशिंग सेंटर था, जहां जिहाद के समर्थन में नारे लगे, कुफ्र के खिलाफ जहर उगलती बातें खुलेआम की गई। यानी बच्चों की परवरिश से लेकर सोच और स्लीपर्स नेटवर्क तक अब महिलाओं को आगे कर आतंक की फौज तैयार की जा रही है। जब दुनिया में हाफिज के आतंकी पूरी तरह बेनकाब हो गए, तो महिलाओं को ढाल बनाकर जिहाद की गई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगली खबर तुर्की से, जहां की संसद में जोरदार हंगामा देखा गया। सांसदों के बीच हाथापाई की नौबत पहुंच गई। यहां राष्ट्रपति एर्दोगन की कैबिनेट में किए गए फेरबदल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और फिर क्या था, सभी सांसद एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे वो संसद में नहीं बल्कि किसी बॉक्सिंग रिंग में खड़े हो। धक्का मुक्की करते हुए दनादन एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। अब जरा तुर्की के इन माननीय को देखिए, कैसे अंधाधुंध पंच जमा रहे हैं। अब एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, तो घूंसे बरसाने वाले सांसद को भी विरोधी सांसदों से जमकर प्रसाद मिल रहा है। जो संसद देश का आईना होती है, जहाँ से देश के लिए कानून बनते हैं, उसी संसद में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सांसद किसी बदमाश गैंग की तरह लड़ रहे हैं। सांसदीय मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। इस पूरे घमासान की वजह इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर अकिन गुरलेक को देश का नया न्याय मंत्री बनाए जाने का फैसला था। विपक्षी सांसदों ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद संसद में पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। ईरान में आज इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। कई जगहों पर नारेबाजी के साथ साथ लोगों ने अपनी मान्यता के मुताबिक शैतान के प्रतीक को भी जलाया। इस दौरान ईरान के झंडे लहराए गए। इस्लामिक क्रांति के 47वीं वर्षगांठ पर 1400 शहर में जश्न का माहौल रहा। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर लोगों ने बाल की मूर्ति जलाया। बाल एक पुराने इजरायली देवता है, जिसे आज के समय में ईरान के लोग शैतानियत के प्रतीक मानते हैं। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। आज इस क्रांति की 47वीं वर्षगांठ है, जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तेहरान में रैलियां, मार्च और परेड आयोजित किए जा रहे हैं। तेहरान के प्रसिद्ध आजादी टावर और मिलाद टावर को राष्ट्रीय झंडे के रंगों में रोशन किया गया है। आसमान में आतिशबाजी भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने अमजद नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया है। 50,000 के इनामी ने पुलिस पर फायरिंग करने की गुस्ताखी की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रदेश में कानून का राज। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। उसी कानून के तहत इनामी बदमाश अमजद का यमराज वाला टिकट काट दिया। अमजद कई मामले में फरार था। पुलिस को जब सूचना मिली तो बुढ़ाना इलाके में मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। गाड़ियों के शीशे सारी कहानी बता रहे हैं। क्रॉस फायरिंग जब करती है पुलिस, तब वो बदमाश और कुछ पुलिस हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल अशफाक घायल हुए हैं। अमजद नाम के बदमाश के रूप में होती है। लगभग 40 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है। अमजद पर 40 मुकदमे दर्ज थे। बदमाश पर बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी कई केस हैं और इस पर 50,000 का इनाम था। योगी फोर्स ने एनकाउंटर कर साबित कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों का क्या हश्र होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस वाला हंटर चलता है और यही वजह है कि अपराधियों के खिलाफ शहर शहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराध करने वालों का हाफ एनकाउंटर कर फुल हिसाब किया जा रहा है। तीनों शहर अलग अलग हैं, लेकिन अपराधियों का अंजाम एक ही है, हाफ एनकाउंटर। इन अपराधियों का जब योगी फोर्स से सामना हुआ तो सारी बदमाशी दर्द और चीख में निकल गई। ऐसा बुलेट ट्रीटमेंट हुआ कि कराह उठे। कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं लेके जाता है। योगी की इस चेतावनी को हिस्ट्री शीटर भूल गया। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस की गोली ने लंगड़ा कर दिया। वहीं 25,000 के एक इनामी और गो तस्कर का हाफ एनकाउंटर हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल श्रावस्ती के इस बदमाश का हुआ। पुलिस से मुठभेड़ में इसके भी पैर में गोली लगी है। वहीं इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भदोही में पुलिस ने एक वांटेड अपराधी का हिसाब किया। पुलिस की नाक में दम करने वाले इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी समर्थक होने पर दबंगों का कहर देखने को मिला।
मिला। दबंगों ने अकरम नाम के शख्स पर हमला बोल दिया। घर में पथराव के साथ साथ लोगों के साथ मारपीट भी हुई। दबंगों की ये करतूत मोबाइल कैमरे में कैद हो चुकी है। अब सीएम योगी की पुलिस इन दबंगों को पाताल से भी खोज निकालेगी और एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि ये नफरतियों के फेंके वो पत्थर हैं जिसका शिकार अकरम नाम का शख्स और उसके परिजन हुए। घरों की छत पर पत्थर नफरतियों की बीजेपी से नफरत बता रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि धारदार हथियार से हमला भी किया गया। पथराव कर रखा है सामने वालों बैठक पे से चढ़ के, एक इधर झंडा भाजपा का लगा हुआ था, एक इधर लगा हुआ था, ऊपर चढ़ के और ये गुंडे लेके ठाके उन्हें झंडों को जला दिए। पीड़ित ये कह रहे हैं कि वो बारात लेकर खतौली गांव गए थे। वापस लौटने पर 50 से 60 दबंगों ने उन पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिसका वीडियो सामने आया। दबंगों ने बीजेपी से ना जुड़ने की धमकी दी। भाजपा जो पार्टी है उसको ज्वाइन मत करो, भाजपा पार्टी से हटो, नहीं तो हम तुम्हें गांव में भी नहीं रहने देंगे और तुम सबको मारेंगे। परिवार दहशत में है, लेकिन अब दबंगों की कुंडली और सीसीटीवी योगी फोर्स तक पहुंच गई है। अब इन दबंगों की डेंटिंग पेंटिंग कर अकरम और उसके परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। तो अकरम को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 2023 में लखनऊ में राजनीतिक बहस के बाद कैब ड्राइवर ने अमजद ने राजेश दुबे को कुचल दिया था। राजेश ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिससे अमजद नाराज था। वहीं 2024 में श्रावस्ती में संजय मिश्रा पर बीजेपी का समर्थन करने के चलते हत्या कर दी गई थी।